बिल्डिंग के खिलाफ भी एक दरख्वास्त दायर हो चुकी है। दरख्वास्त गुजार ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जी ये जो बिल्डिंग है ये गोड की स्कीम के ऊपर जो है वो बनाया गया है। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म ये जारी किया है कि जितनी यूटिलिटी बिल्स हैं जो बिजली के कनेक्शन या गैस के कनेक्शन अगर दिए जा चुके हैं तो उनको मुनक़ता कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, चलते बढ़ते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इसे गुलशन 13D कहते हैं और मेरे पीछे जो आप तीन बड़ी इमारतें देख रहे हैं जो कि जंबो टाइप की, इसे रॉयल एंड आइकॉन टावर इसे कहते हैं। और इस बिल्डिंग के खिलाफ भी एक दरख्वास्त दायर हो चुकी है और ये कहा गया है, दरख्वास्त गुजार ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जी ये जो बिल्डिंग है ये गोड की स्कीम के ऊपर जो है वो बनाया गया है। और अगर उसूलन तौर पर गोड की अगर ज़मीन का अगर स्टेटस देखा जाए तो 1 या 2 मंजिला से ज़्यादा इस इमारत को नहीं बनाया जा सकता। मेरे पीछे जो इमारत देख रहे हैं इसे रॉयल एंड आइकन कहते हैं और गुलशन 13D पर ये इमारत जो है वो बनाई जा रही है। 3 बड़ी इमारतें जो है इस वक्त ज़ेर तामीर है और जिन लोगों ने यहाँ पर बुकिंग कराई है उनके लिए एक बड़ा जो है वो टेंशन वाला माहौल चल पड़ा है, क्योंकि उसकी वजह ये कि इस तरह की जब इमारतें बनाई जाती हैं तो जो इंकशाफ होते हैं वो बड़े बाद में जाकर होते हैं। जब लोग रिहाइश पजीर हो जाते हैं उसके बाद लोग आते हैं और उसके बाद पता चलता है जी जिस इमारत पे उन्होंने अपना सरमाया लगाया था वो पूरा का पूरा गैर कानूनी है। मगर इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर अभी चूँकि ज़ेर तामीर है और ज़ेर तामीर में ही जो है एक इंकशाफ ये हुआ है कि जी जिस स्कीम के तहत ये जो बिल्डिंग बनाई जा रही है ये गैर कानूनी इमारत जो है वो तामीरात की जा रही है। दरख्वास्त गुजार मौलवी इकबाल हैदर है, उन्होंने ये दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस इमारत को रोका जाए, इसकी तमाम यूटिलिटी बिल्स जितने भी हैं जो कनेक्शन है उसको रोका जाए। सब रजिस्ट्रार को कहा गया है कि किसी भी यूनिट को लीज़ ना दी जाए। मेरे पीछे अगर इमारत आप देखें तो कम और बेश कोई 22 मंजिला ये इमारत है। और हबीब बैंक की अगर मैं बात करूं तो हबीब बैंक और ये जो इमारत है रॉयल एंड आइकॉन, इसकी ऊंचाई सेम है और इसके माले भी सेम हैं। दोनों जो इमारतें, हबीब बैंक 22 फ्लोर की एक इमारत थी और ये भी 22 फ्लोर की इमारत है और इसकी ऊंचाई भी कमो बेश 100 से 105 मीटर के दरमियान में आती है और अच्छी खासी ऊंची इमारत है। गुलशन में आप जब आते हैं तो आपको ये इमारत वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। कराची शहर के दूर दूर इलाकों से इस इमारत को बाकायदा आसानी के साथ जो है वो देखा जा सकता है। इस यूनिट के अगर फ्लैट्स के बारे में, अगर कीमतों के बारे में बात करें तो कमो बेश इसकी जो कीमतें हैं वो 1.5 से लेकर 2.5 करोड़ के दरमियान में इसके यूनिट जो है वो बेचे जा रहे हैं और कमो बेश काफ़ी जो यूनिट्स है वो बेचे जा चुके होंगे यकीनन। एक दरख्वास्त जो कि सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई और उसका सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म ये जारी किया है कि जितनी यूटिलिटी बिल्स हैं जो बिजली के कनेक्शन या गैस के कनेक्शन अगर दिए जा चुके हैं तो उनको मुनक़ता कर दिया जाए। अगर नहीं दिए गए तो बिजली, गैस, पानी के कनेक्शन जो है वो ना दिए जाए। नेक्स्ट हियरिंग जो है वो मतलब इसकी जो हेयरिंग है वो नेक्स्ट हियरिंग फिक्स कर ली गई है। आइंदा तारीख पर जो है वो जब जैसे ही तारीख का अनाउंस होगा तो उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग में बिल्डर जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जो है वो इसमें फ़रीक बनाया गया है, इसके अलावा SBCA को फ़रीक बनाया गया है, बिल्डर को फ़रीक बनाया गया और दरख्वास्त गुजार खुद इसमें जो है वो मौजूद है। अक्सर औक़ात ये भी होता है कि 60 रुपये की, 100 रुपये की एप्लीकेशन फ़ाइल करके जो लीगल चीज़ होती है उसको इल्लीगल भी बना दिया जाता है। ये भी एक चीज़ सामने है क्योंकि ये एक हतमी ऑर्डर है। मतलब ये नहीं कह रहा कि जी सिंध हाई कोर्ट ने कह दिया जाओ उसको गिराओ, ये जो इमारत बनी है पूरी गैर कानूनी है। अब इसका केस चल पड़ा है और अब ये दलाइल इसके दिए जाएंगे और जैसे ही बिल्डर अपना मौक़िफ़ पेश करेगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपना मौक़िफ़ पेश करेगा, SBCA अपना मौक़िफ़ पेश करेगा तो उसके बाद सही मायनों में पता चलेगा कि ये जो बिल्डिंग है इसका स्टेटस क्या है, क्या ये इमारत लीगल है या इल्लीगल है। अक्सर औक़ात ये भी होता है कि जो दरख्वास्त गुजार होते हैं वो क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं, तमाम मीडिया को उसकी कॉपी फराहम कर देते हैं और ये कहते हैं जी ये इमारत गैर कानूनी है। और जब इसकी हेयरिंग चलती है, बिल्डर अपना मौक़िफ़ पेश करता है, SBCA अपना मौक़िफ़ पेश करता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जितने भी मुताल्लिका इदारे जब अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं तो पता ये चलता है जी बिल्डिंग तो लीगल है। दरख्वास्त गुजार ने जो है वो 2 नंबर तरीके से जो है वो एक एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी थी और अपना मफाद लेने के लिए, बिल्डर से पैसे वसूल करने के लिए जो है दरख्वास्त दायर कर दी थी, जिसकी वजह से जो है वो जितने भी जो मुतासरीन होते हैं, जो घर लेते हैं, वो बड़े परेशान हो जाते हैं। मगर ये भी होता है। और दूसरा अगर एंगल के बारे में बात करूं तो शहर कराची में इस तरह की ऊंची इमारतें कभी देखी नहीं गई। जब भी ऐसा हुआ है कि जी किसी SBCA का जो इदारा होता है, जब भी इस तरह की परमिशनें दी जाती है कमर्शियल ख़ासकर अपार्टमेंट में, तो 12 मंजिला 11 मंजिला से ज़्यादा जो है वो परमिशन नहीं दी जाती। इस बिल्डिंग की अगर मैं स्टेटस के बारे में बात करूँ तो ये 22 मंजिला इमारत है और अगर ये ज़लज़ले का एक झटका भी अगर आ जाता है तो वाज़े तौर पर आप यहाँ पर खड़े रहकर देख सकते हैं कि ये जो पूरी इमारत है ये यूं यूं हिलेगी
और ये मतलब वर्टिकल सूरत में है, हॉरिजॉन्टल सूरत में नहीं है, इसका स्पेस खासा कम है, ऊंचाई हद से ज़्यादा है। अब ये भी देखना होगा कि इसकी बुनियाद क्या मतलब हल्का सिरिया डाला है या मजबूत सिरिया डाला है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब थोड़ा सा टेक्निकली और लीगली मैं बात करूँगा, हमारे साथ मौजूद होंगे गयास भाई, चलिए हमारे साथ आगे। जी, हम न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर और इनका एक अपना अलग यूट्यूब चैनल है जो कि हमारा पाकिस्तान के नाम से, उसमें भी ये अपडेट देते रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ गयास भाई मौजूद है। गयास भाई, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है वो ऐसी कई बड़ी बड़ी इमारतें जिनका इंकशाफ हुआ है कि जी ये गैर कानूनी इमारतें, कोई पार्क पे बना रहा है, कोई ग्राउंड पर बना रहा है, तो कोई छोटे छोटे स्पेस के ऊपर अच्छा खासा फ्लोर जो है वो ऊपर चढ़ा देता है। अभी भी ये जो दरख्वास्त दायर हुई है, जो कि रॉयल एंड आइकॉन के नाम से जो दरख्वास्त दायर की गई है मौलवी इकबाल हैदर ने, उनका ये मौक़िफ़ है कि जी ये गोड के ऊपर ज़मीन है। और गुलशन तेराडी का जब भी नाम आता है तो एक तो पाकिस्तान रेलवेज़ की यहाँ पर अच्छी खासी जगह है, और उसके बाद फिर ये गोड की भी एक जगह है, उसके ऊपर इतना बड़ा क्या जो टावर है ये बन सकता है? बहुत शुक्रिया मोहसिन। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि एक अच्छे टॉपिक्स पे आप डिस्कशन करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ होती है। हाई राइज बिल्डिंग्स का एक कॉन्सेप्ट जो पाकिस्तान में नया डेवलप हुआ है, उसके लिए मुख्तलिफ़ इदारों की एनओसीज़ की ज़रूरत होती है। हाई राइज बिल्डिंग्स जो है अब इजाज़त हो गई है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान एयरफोर्स सिविल एविएशन अथॉरिटी, इसके अलावा हमारी जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी सीपा है, उसकी इजाज़त ज़रूरत होती है, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग उस जगह पर बन सकती है जहाँ पर पब्लिक की जो है गुंजान आबादी ना हो, उसके साथ साथ वहाँ रश ना हो लोगों का। तो हाई राइज बिल्डिंग के बड़े कुछ रहनुमा उसूल हैं जो बता दिए गए हैं। इजाज़त ज़रूर है, लेकिन कमर्शियल प्लाज़ा की इजाज़त उस सूरत में दी जाती है कि उसके तमाम SOPs को फॉलो किया जा सके। तो इस वक्त जो हमें ये बिल्डिंग अंदाज़न अभी देखने में नज़र आ रही है, ये कमर्शियल प्लाज़ा है और 3 टावर इसके खड़े किए गए हैं। तो कमर्शियल प्लाज़ा के लिए जो बुनियादी उसूल होता है बुनियाद खड़ी करने का, कि जितनी मंजिला इमारत आप तामीर करते हैं उसका 50% जो है खुदाई नीचे की जाती है और उसके बाद उसकी बुनियाद मजबूत की जाती है, ताकि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ना हिल सके। अर्थक्वेक्स या इस तरह की चीज़ें आती हैं तो उसके अंदर रेक्टर स्केल के अंदर अगर हम 5 रेक्टर स्केल के अंदर 5% से ऊपर का शिद्दत महसूस करते हैं तो वो नुकसानदेह साबित होती है। तो ये हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, वो ये बात गाइडलाइंस देते हैं कि 5 रेक्टर स्केल से ऊपर का अगर ज़लज़ले की शिद्दत आती है तो वो नुकसानदेह होती है। तो हाई राइज बिल्डिंग के लिए ये उसूल हमें ये SOPs फॉलो करने पड़ते हैं। अब आया ये बिल्डर और इसके साथ साथ जो इनके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो आके अदालत में ये बात वाज़े करेंगे कि आया इसका स्ट्रक्चर उस तरह से बनाया गया है, उन SOPs को फॉलो किया गया नहीं किया। लेकिन सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ समझने की हमारे लिए है कि पिटिशन जो हाई कोर्ट में फ़ाइल होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो तमाम पिटिशंस जो हैं स्टडी कर दी जाएँ और उसको समाअत के लिए मंजूर कर लिया जाए। कुछ पिटिशंस ऐसी होती हैं जिन्हें रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। मौलवी इकबाल हैदर कि हमने माजी में भी देखा है कि उन्होंने जिस तरह की पिटिशंस फ़ाइल की हैं, तो वो पिटिशन 1 से 2 हियरिंग्स के बाद कोर्ट उसे ख़त्म कर देता है और कोर्ट उसे निपटा देता है और उसे मज़ीद तैयारी के बाद बुलाता है। तो इस तरह की हैं चीज़ें। लेकिन जिस तरह से हम बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, लग ये रहा है कि जगह कोई इम्यूनिटी पार्क की या प्लॉट की जगह थी, ये पार्क की थी। मुझे याद पड़ रहा है कि ये जो 13D का एरिया है, इस एरिया में एक वसीम बाग के नाम से एक जगह थी, तो उसकी लोकेशन के अहाते में शायद ये पार्क्स बन रहे हैं। लेकिन हम इसको अभी कंफर्म नहीं कर सकते कि जब तक कोर्ट के अंदर इसकी एविडेंस ना आ जाए, कोर्ट के अंदर इसकी डॉक्यूमेंटेशन ना आ जाए। जिस तरह गोड आबाद स्कीम हमारे पास है, तो गोड आबाद स्कीम के अंदर यही होता था कि सूबाई हुकूमत इजाज़त देती थी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इजाज़त देता था कि सिंध के मातहत रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो गोड आबाद होते थे। मैं आपकी बात में काट रहा हूँ, आबाद का एक बड़ा डिपार्टमेंट है, जितने भी बिल्डर्स हैं ये सारे आबाद के नीचे आते हैं। और आबाद चूँकि अगर इस तरह के अगर ये काम हो रहे हैं तो कैसे आबाद का नाम ख़राब नहीं हो रहा? और कराची शहर में इस तरह छोटी छोटी जगहों को चंद कौड़ियों के दाम में ख़रीद के उसको सोना बनाकर बेचना, और शहर कराची के लिए महकमा मौसमियात कहता है कि जी इस तरह की जो कॉन्क्रीट के जो हम जंगल बना रहे हैं ये आगे जाके हमारे लिए मुसीबत पैदा करेगा, और शहर कराची वैसे ही आलूदगी में जो है वो घिरा हुआ है। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स मुल्कगीर सतह पर एक तंजीम बनाई गई है बिल्डर्स की, और वो इसलिए बनाई गई कि तमाम बिल्डर्स जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं वो तमाम लोग उनसे रजिस्टर्ड कराएं ख़ुद को, और उसके बाद आबाद उसकी ज़िम्मेदारी लेता है। लेकिन आया अभी तक इसकी ये बिल्डर जो इसमें काम कर रहा है कि वो आबाद से रजिस्टर्ड है या नहीं है, पहले तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी। और अगर रजिस्टर्ड होता है तो आबाद ख़ुद
इस मुताल्लिक अपनी जो है जो सिफारिशात होते हैं वो देता है और उसके साथ साथ उसके साथ खड़ा होता है। जैसे हमने देखा था नस्ला टावर का बिल्डर जो था वो आबाद से रजिस्टर्ड था, तो आबाद के लोगों ने उसके अगेंस्ट मुजाहरा भी किया, आबाद के लोग कोर्ट के अंदर वक्तन फ़वक्तन पेश भी होते रहे, चेयरमैन आबाद भी अपेयर होते रहे, वो कोशिश करते रहे कि वो इस चीज़ को ठीक कर सके। चूँकि नस्ला टावर एक गैर कानूनी इमारत थी तो उसे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तोड़ दिया गया है। अगर इसका बिल्डर रजिस्टर्ड होगा आबाद से तो यकीनी तौर पर आबाद इसमें फ्रंट फुट पर आएगा और अपना मौक़िफ़ पेश करेगा, लेकिन अगर बिल्डर रजिस्टर्ड नहीं होता तो आबाद किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं करता और ना ही किसी मामले में बातचीत करता है। ठीक है, एसबीसीए के बारे में बात करेंगे। कराची को जो बिगाड़ने में अक्सर एसबीसीए के जो डायरेक्टर डीजी के जो केडी होते थे, डीजी एसबीसीए होते थे, जब पेश होते थे आप यकीन जाने कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आगे इनको सिर्फ और सिर्फ सरजनिश ही मिलती थी। यहाँ तक कि जब कभी दबाव आता था तो डीजी केडीए चेंज हो जाता था, डीजी एसबीसीए चेंज हो जाता था और जो रिपोर्ट होती थी जो मंगवाई जाती थी वो आके क्या कहता था, जी हमें तो पता ही नहीं, हम तो अभी आए हैं। फिर उसके बाद उसकी भी सरजनिश होती थी। रियाज भाई ये सिलसिला तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। बिल्कुल, असल में एसबीसीए के जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जो अक्सर फाइल्स जो ट्रांसफ़र हो रही हैं वो सब रजिस्ट्रार के थ्रू हो रही हैं। सब रजिस्ट्रार का कानून ये कहता है कि स्टैम्प पेपर के थ्रू आप बिल्डिंग्स को ट्रांसफ़र कर दें और उसको दो विटनेस के दरमियान में जो है बैठ के आप उस बिल्डिंग की ट्रांसफ़र शेयरिंग कर दी जाए। तो ये कानून एक्सेप्ट नहीं करता कोर्ट इस चीज़ को, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सब रजिस्ट्रार ऑफिस के थ्रू स्टैम्प पेपर पे एक दो पार्टियों के दरमियान मुआहदा हो जाता है तो कानूनी तौर पर उसकी कोई हैसियत नहीं होती। जो बिल्डिंग आप ख़रीद रहे हैं उसकी जो शराइत हैं उसके लिए सबसे पहले उसका लीज़ होना बहुत ज़रूरी है, उस ज़मीन का लीज़ होना बहुत ज़रूरी है। ज़मीन के बाद उस प्रोजेक्ट का लीज़ होना ज़रूरी है, उसके तमाम SOPs का होना ज़रूरी है। तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता और वहाँ पर हमें नकाइस नज़र आते हैं, वहाँ हमें प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, जिसकी वजह से फौरी तौर पर यही होता है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जवाब नहीं दे पाता, अदालत को मुतमईन नहीं कर पाता, इस वजह से उनकी सरजनिश होती है। आखिरी सवाल मैं करूँगा, ये जो हम अक्सर देखते हैं कि बिल्डिंगें बन जाती हैं, हम अपना सरमाया भी लगा देते हैं, बाद में पता चलता है गैर कानूनी है, तो क्या कोई ऐसी प्लानिंग सिंध गवर्नमेंट नहीं कर सकती कि जी कोई भी बिल्डर अगर बना रहा है और अगर SBCA के पास जाएँ वो हमें बता दे जी इस जगह पर ले रहे हैं तो ये आप इस जगह पर अपना सरमाया ना लगाएं, डूब जाएगा। तो क्योंकि लोग तो रिलाई करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर और गवर्नमेंट ही अगर जो SBCA के इदारे, KDA के इदारे अगर मिलकर दो पैसे ले लेंगे और ये इतनी बड़ी इमारत बन जाएगी और बाद में इंकशाफ होगा कि जी ये तो गैर कानूनी है, गिराए जाके, तो लोगों का क्या? तो क्या ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कंप्यूटराइज निज़ाम का कहा था, वो भी सारा लटका हुआ है। जी, अभी तक कंप्यूटराइज निज़ाम पे कोई काम नहीं हो सका क्योंकि कराची समेत जितने भी कराची में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उसके अलावा अंदरूनी सिंध में जितने डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ इदारों की जानिब से सिंध गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ये मौक़िफ़ है कि उन्हें डाटा फराहम नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से वो कंप्यूटराइज नहीं हो पा रहे। इसी तरह जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके हैं उनका अपना एक कानून है, इसके अलावा जो KMC DMC के इलाके उनका अपना एक कानून है, तो इसको खासी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें। दूसरी आम बात कि जो आपने गवर्नमेंट स्कीम्स का कहा, तो गवर्नमेंट की स्कीम्स अनाउंस की जाती हैं, स्कीम 33 हो, स्कीम 36 हो, स्कीम 45 हो, ये गवर्नमेंट की स्कीम्स के नाम होते हैं। जो लीज़ होती है, जो जगह कानूनी कहलाती है, उसमें लोग अगर ख़रीदारी करें तो उनके लिए आसानी होगी, उसको जो है उसकी वेरिफिकेशन आसान होगी। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कराची में रहते हुए कि कराची में कई लोग ऐसे हैं जो जानते बूझते ऐसी जगहों पे ख़रीदारी करते हैं। चूँकि कराची में हमने देखा है कि लोगों के पास ब्लैक का पैसा बहुत है, तो उसे वाइट करने के लिए भी लोग प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कराची में लोग जानते बूझते ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं कि वो आर्जी तौर पर उससे पैसे कमा लिए जाएँ, उसके बाद उसको बेच दिया जाए। तो हमने फ़ाइलें बिकती हुई देखी ज़रूर है कराची के अंदर, तो फ़ाइलें बाहर के बाहर बिकती हैं, तो इसीलिए इसमें कसूरवार कुछ आवाम का भी है, आवाम भी कसूरवार इसमें ठहरा सकते हैं हम, चूँकि लोग जानते बूझते भी ये काम करते हैं। क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद बहुत सारी चीज़ें वाज़े हो गई हैं कि लोग पूरी स्टडी के बाद चीज़ों की परचेजिंग करें तो नुकसान से बच सकते हैं। ठीक है, गियास भाई ने बड़ी अच्छी बात करी कि कसूरवार लोग भी हैं। अब ये जो बिल्डिंग है जो कि रॉयल आइकॉन के नाम से हमारे सामने आई है, अब नेक्स्ट हियरिंग में जो बिल्डर का मौक़िफ़ होगा वो भी हम आपके सामने रखेंगे कि जी आखिर ये बिल्डिंग जो इसका स्टेटस है वो क्या है और मुस्तकबिल में इसका क्या बनेगा, क्या ये लीगल होगी या फिर इलीगल होगी। जो भी अपडेट होगी उसके मुतालिक हम आपको आगाह करेंगे। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।